हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये अंतिम मौका है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 16 फरवरी को जाऊं और हिंदी में 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आऊं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप 16 फरवरी को 12th हिंदी की कॉपी इस तरह लिखेंगे तो आपको 100 में 95 प्लस मार्क एग्जामिनर देगा। ठीक है, देखिए मैंने पूरी कॉपी ले रखी है। यहां पर आपको कॉपी कैसे भरना है और यहां पर देखिए कॉपी कैसे लिखना है। देखिए कितना अच्छा लिखा गया, सुंदर सुंदर। अगर आप ऐसे लिखकर आएंगे तो यकीन मानिए आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए पूरी कॉपी यहां पर लिखी हुई है, जैसे आपको लिखना है सब कुछ मैं अभी इसमें बताऊंगा आपको कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए पूरा जो भी है, पूरा 100 नंबर का जो आपका हिंदी का पेपर होता है, इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए एक मॉडल पेपर भी मैंने ले रखा है जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। देखिए यूपी बोर्ड में जो 2023 का मॉडल पेपर है वो कोई नया नहीं था, पहले वाला ही मॉडल पेपर था। तो इस पूरे मॉडल पेपर को, जो हिंदी का मॉडल पेपर है, पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और आपको कॉपी कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस तरह लिख के आएंगे तो 95 प्लस लेकर आएंगे, क्योंकि लिखते तो सभी लोग हैं लेकिन टॉपर कुछ यूनिक तरीके से लिखता है, उसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास अंतिम मौका है। बहुत जानकारी है, बहुत पूरे टॉपिक आपने हिंदी में पढ़ रखे हैं, लेकिन अगर आप कॉपी ही नहीं लिख पाएंगे तो आपको एग्जामिनर फेल कर देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुछ गलतियां जो आप करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार हिंदी में 95 प्लस हमें पार करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर आपको कॉपी ऐसे कुछ मिलेगा। कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए जब आप जाएंगे एग्जाम में तो पहले कॉपी आपको दी जाएगी, वहां पर आपको पहले अपना रोल नंबर भरना होगा। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ये आपका रोल नंबर है। देखिए 2154614115। ठीक है, ये एक डेमो है, मतलब ये किसी का रोल नंबर नहीं है, मैं एक डेमो बता रहा हूं कि आपको ऐसे भरना होगा। ठीक है, अगर किसी का होगा तो प्रॉब्लम मत लीजिएगा। अब फिर आपको शब्दों में भरना, तो ऐसे लिखिएगा 2154614115। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा नीचे शब्दों में। फिर आपको विषय डालना है सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो सामान्य हिंदी डालेंगे, जो साहित्यिक वाले हैं वो केवल हिंदी डालेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न पत्र आपको केवल लिख देना है, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होगा। फिर आपको लिखना होगा पेपर कोड। देखिए पेपर कोड आपका इसी साइड में लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से 316 REE। ठीक है, ये पेपर कोड होता है, आपको अपनी कॉपी में डालना है। परीक्षा का दिन आपको लिखना है, सोमवार है तो सोमवार डालिए। परीक्षा की तिथि 16 फरवरी है तो 16/2/2023 डाल देंगे। केंद्र का नाम हमने लिखा दयानंद इंटर कॉलेज गोंडा। तो आपका जो जहां सेंटर गया है, जहां आपका केंद्र गया है, वहां पर आपको वहां का स्कूल, यहां पर कॉलेज डालना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सब कक्ष निरीक्षक करेंगे। तो ये तो थी कि आपको कॉपी भरना कैसे है, सबसे पहली बात। ठीक है, ये समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में केवल रोल नंबर ही भरना होता है, आपको अपना नाम नहीं लिखना होता। तो रोल नंबर अच्छे से भरना, एक भी वर्ड गलती हो गई तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे पेपर को। तो ये देखिए प्रतिदस्त प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 12 सामान्य हिंदी। ठीक है, समय आपके पास पूरा रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे कॉपी को देखिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 रहेगा जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जैसे देखिए का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। अब इसका सही आंसर आपको पता होगा तभी आप कॉपी लिख पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, पेज सबसे पहले ऐसे पलटना है। ठीक है, देखिए साइड में आप लाइनिंग कर दीजिएगा। वैसे लाइनिंग जो है एक ही साइड में किया जाता है। ठीक है, मेनली देखिए इधर ही कीजिएगा, इधर ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि एक साइड में लाइनिंग रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहां पर आपका है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक है संपूर्णानंद जी। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले आपको प्रश्न नंबर 1 है ये, तो हमें डालना है पहले। देखिए ये आपका खंड का है, कौन सा का है, खंड का, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में डिवाइड होगा, एक खंड का होगा और एक खंड खा होगा। 2 पेपर में आपका हिंदी का पेपर डिवाइड होगा। तो पहले हम खंड का डालेंगे, तो यहां पर हमने ऊपर देखिए डाला है खंड का। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमें डालना है, देखिए किस प्रश्न का हम उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 का। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो जब भी आप कॉपी लिखें
स्टार्टिंग के पेज में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पहले जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से चेक करता है, ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे देखिए का है, का दूसरा सही है, खा है लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, ये सही है। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, ठीक है, और आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको टिक नहीं करना, ये तो मैं बता रहा हूं। अब ऐसे आपको का खा गा घा अंगा लिख देना। देखिए का खा गा घा अंगा, पहले का लिखिएगा, का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा संपूर्णानंद। तो का लिखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है संपूर्णानंद। इस प्रकार से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने दूसरे को सही लिखा है संपूर्णानंद। ये जो मैंने ग्रीन कलर लिया है, रेड कलर, इसका यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। अब खा वाले में कौन सा चाहिए, देखिए लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, तो यहां पर लिख देंगे प्रेम सागर, खा का दूसरा प्रेम सागर, ठीक है। गा वाले में कौन से चाहिए, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, तो यहां पर गा का चौथा सही है यशपाल, तो ऐसे लिख देंगे। मतलब जो सही ऑप्शन है उसको लिखना है, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं उतारना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमारा है अंगा वाला, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो हमने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 आ गया। ये भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 12th हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए कामायनी किस युग की रचना है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो है वो दूसरे पेज में है, तो उसको मैं दिखा देता हूं। देखिए तो कामायनी है छायावादी युग की रचना, तो हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। फिर यहाँ पर का लिखेंगे, का देखिए सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, छायावादी युग, तो ऐसे सेकंड ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ऐसे खा वाला लिखेंगे। देखिए हिंदी में खा वाले में कौन सा सही है, खा है हमारा निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, तो ये है अग्रदास जी, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, मैंने पहले भी बताया था। खा है द्विवेदी युग की रचना है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, देखिए कामायनी, क्योंकि कामायनी के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये छायावादी युग की रचना है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो नहीं दे दिया गया, तो ये कामायनी नहीं है, ठीक है। अंगा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो मामा, ठीक है, ये महाकाव्य नहीं है। तो ये आपका ऐसे लिखना, इसमें भी खा वाला फर्स्ट, खा का देखिए कौन सा सही है, फर्स्ट सही है अग्रदास, तो हम फर्स्ट लगा देंगे। गा वाले में दूसरा सही है तो दूसरा कर देंगे, ठीक है, और घा वाले में हमारा चौथा सही है तो चौथा कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें लिखना है काका का गंगा करके, जो ऑप्शन सही है उसको ऑप्शन को लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑप्शन लिखने के बाद उसका आगे जो वहां पर नाम दिया गया उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में क्या होगा, तीसरे में हमारा हिंदी का गद्यांश आता है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये 10 मार्क्स का आता है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे ये हमारा दे दिया गया राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का एक गद्यांश, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे दिया गया पूरा गद्यांश। अब क्या दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है, टोटल 10 नंबर मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए हमें गद्यांश तो बाय द वे 2 दिए जाएंगे, 2 में से एक ही करना होगा। देखिए एक और दिया गया अथवा लगाकर, तो जो आपको पता है उसको करना है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट ही करें, जो पता होगा वही कर देना, ठीक है। तो हमें मान लीजिए फर्स्ट वाला पता है तो हम इसी को कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी गद्यांश सॉल्व करें पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालें, देखिए मैंने डाल रखा है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। फिर आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, धरती माता डॉट डॉट करके आवश्यक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया धरती माता डॉट डॉट करके आवश्यक है। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट वाला गद्यांश किया है, इससे ये होगा कि ये वाला गद्यांश आपने किया बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट डाल के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति की अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा, 2 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन इसी में है। दूसरा है कि धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी उसी गद्यांश में मिल जाएगा। क्यों कहलाती है, देखिए धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि उस धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी पड़ी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है
लिखा है लाखों करोड़ों वर्ष से देखिए मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वही हमें यहाँ पर लिख देना है कि जो हमारी धरती माँ है इनके अंदर बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हैं, क्योंकि जो भी कुछ निकलते हैं इन्हीं के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, सोना चांदी जो भी होंगे तो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहां पर दिया गया है जो ये इतने की नीचे रेखाएं हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे अपनी भाषा में। देखिए विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा का मतलब होता है वसुओं को धारण करने वाली। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका आंसर भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो आपका संदर्भ है उसको आपको खुद लिखना होगा, बाकी तो इसमें मिल ही जाएगा। देखिए लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो लिखेंगे पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों को पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों ने से सजाया है। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग जान सके कि कॉपी हमें लिखनी कैसे होती है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, तो सिंपल से है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है इसमें 5 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसमें जो आपको पेजेस मिलेंगे बोर्ड की कॉपी में थोड़ा और अच्छी क्वालिटी के, थोड़ा लॉन्ग मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर हमें उसी में मिल जाएगा। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो लिखेंगे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं, तो गद्यांश तो हमारा फिनिश हो चुका है। अब आएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 पर, जो कि है पद्यांश। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा ये पद्यांश होगा। ये भी 10 मार्क्स का आता है। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी कुछ खास नहीं है। जो आपका पद्य वाला चैप्टर है जिसमें पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, ये सब चैप्टर्स आते हैं, इसी से आपको एक 2-4 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन दे दिया गया। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे जैसे गद्यांश में थे। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें भी 2 ऑप्शंस रहेंगे, अथवा लगा रहेगा, वो नहीं पता तो इसको कर लीजिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो ये आपका हो गया पवन दूतिका चैप्टर का। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5। तो सेम वही प्रोसेस है जो आपका गद्यांश में था, वैसे ही आपको लिखना होगा। पहले आपको ऐसे लिख देना है लज्जाशीला, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके लिखना है भूतांगना को, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपने यही पद्यांश किया है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमें ये वाला पता है तो हम इसको कर देंगे। ठीक है, जो पता है वही कीजिएगा। तो ऐसे लिख दिया। पहले संदर्भ लिखेंगे कि ये किस पार्ट से इसके लेखक कौन है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए इतने का, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहो गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम ऐसे लिख देंगे पूरा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए मैं बताते चलूंगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, पूरा ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती है। यानी कि जो राधा जी हैं ये लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। यानी कि पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई भी मिले, श्रमिक मिले, तो उसके साथ आप परोपकार का व्यवहार करना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 4 नंबर है होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए इसमें जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। ठीक है, यानी कि होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। यानी कि जलद का अर्थ क्या होगा और कृषक ललना। तो देखिए जलद का अर्थ बादल तथा कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री। ठीक है, मतलब जलद का अर्थ होता है बादल, ठीक है, और कृषक ललना का मतलब किसान की कोई स्त्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है जीवन परिचय या आप साहित्यिक परिचय भी इसको बोल सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
ये 5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपको 3 कवि दिए जाएंगे या लेखक दिए जाएंगे। देखिए पहले लेखक का आएगा फिर कवि का आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेखक का है, ठीक है। शब्द सीमा आपका 80 शब्दों का रहेगा, यानी कि लगभग आपको 80 शब्द में साहित्यिक परिचय लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें 3 आपको दिए गए हैं, आपको 1 करना है। तो चलिए हम करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। सबसे पहले 5 का है, देखिए 5 का है, इसीलिए हम इसको 5 का लिखेंगे, क्योंकि खा वाला जो है वो कवि का जीवन परिचय, देखिए लिखा है 5 का, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिखेंगे। फिर लिखेंगे जैसे हमें लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखें तो छोटा सा जीवन परिचय आपको जरूर लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे हम। देखिए जीवन परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले में के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी सर्वपाणिन ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र पंचत्व में लीन हो गया, ठीक है। बस हो गया, ये आपका जीवन परिचय हो गया, ठीक है। अब अगले पेज में आपको यानी कि नेक्स्ट हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, ठीक है। देखिए साहित्यिक परिचय मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको लिखना कैसे। पेजेस आप कोई भी यूज करें, लाइनिंग आपको एक ही तरफ करना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त करके कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे। तो साहित्यिक परिचय भी हो गया। साहित्यिक परिचय में हमें क्या लिखना है मैंने बता दिया। कृतियां देखिए, इनकी रचनाएं कुछ हैं, इनकी रचनाएं कई प्रकार से हैं, जैसे आलोचनात्मक कृतियां कुछ हैं, सर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, ठीक है। और भी बहुत सारी रचनाएं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस लेखक हैं, ठीक है। देखिए कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क विचार प्रवाह, ठीक है। उपन्यास में इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, रामदास का पोथा, पुनर्नमा, चारुचंद्र लेख लिखा, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डालेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या है उसमें क्या है, उसमें भी जीवन परिचय है, लेकिन किसका है, कवियों का जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर खा वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 मार्क्स का 3 कवि दिए जाएंगे, इसमें भी जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का, मान लीजिए हमें यही पता है तो हम यही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं का लिखना है। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा लिखेंगे और रामधारी सिंह दिनकर जी का हेडिंग डालेंगे। तो लिखेंगे जीवन परिचय। देखिए इसमें मैंने थोड़ा बड़ा बता दिया है, लेकिन आपको छोटा सा लिखना है, इनका जन्म कब और कहां हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती, ठीक है, श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्रछाया में ही ये बड़े हुए। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला, पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डी.लिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास यानी कि चेन्नई में हो गया। तो कुछ करना नहीं, आपको इनका जन्म कहाँ और कब हुआ, इनके पिता का नाम, इनके भाई का नाम और इनकी मृत्यु लिख देना। ये सब पुरस्कार इसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर हमें डालना है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग साहित्यिक परिचय। देखिए दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में भी हुआ और वह प्रगतिवादी नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। कृतियां हेडिंग डालेंगे, दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं इनकी है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बहुत ही फेमस रचनाएं। देखिए कुछ बड़ा मैंने लिख दिया, थोड़ा छोटा आपको कर देना है। जीवन परिचय में तो थोड़ा सा लिखना है, बाकी छोटा हो जाएगा, ठीक है। उर्वशी काव्य में इन्होंने खंड काव्य रश्मिरथी, कविता संग्रह रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविच्छी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारी को हरनाम, इतना इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जो आपको लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अभी थोड़ा और है। बाल साहित्य में इन्होंने धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये सब इन्होंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए अब आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर।
इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो है इसका नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि इसमें कहानी है, बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, मैंने पहले बताया था, इसको पढ़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 मार्क्स का ये आएगा। 80 वर्ड्स में आपको लगभग इसको लिखना होता है। इसमें देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी, दोनों में से किसी एक का उद्देश्य लिख दीजिए, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिख दीजिए। तीनों में से एक ही करना है आपको। तो हम लिखेंगे बहादुर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखिए कैसे लिखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े हैं, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय रहा। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे और बिहार के अंचलों के सजीव चित्र की इनकी कथाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखना है। इनके अलंकार हैं, पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े से रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से, ठीक है, कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। तो ऐसे आपको मतलब इसका उद्देश्य लिखना है, बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। ठीक है, और ये एकदम फिक्स होता है, इसके मार्क्स आपके एकदम फिक्स होते हैं। देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक है, 7 में क्या है देखिए, ये आपका खंड काव्य होता है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये खंड काव्य किया जाता है। जैसे हम लोग जिस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां पर खंड काव्य अलग अलग होगा। जैसे हम गोंडा से, तो हमारा त्यागपति रहेगा। तो देखिए, स्वापतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर श्रवण कुमार जिसमें है वो श्रवण कुमार का लिखेंगे 80 शब्दों में, 5 नंबर का ये रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 पहले आपको ऐसे डाल देना है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो है त्यागपति। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्यागपति खंड काव्य को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे त्यागपति 4 नंबर, तो त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। आप में चाहे आलोक वृत्त हो, चाहे सत्य की जीत हो, चाहे मुक्त यज्ञ हो, चाहे रश्मि रथी हो, आपको अपने अनुसार लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला पता है, दोनों में से एक करना है। फिर देखिए त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है इसको कीजिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए ये हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण हम करेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। ये कैसे थे, आदर्श पुत्र एवं भाई थे ये। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इनकी सारी चीजें इसमें दी गई हैं। देखिए देश प्रेमी भी थे ये, देश प्रेमी, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना है। चरित्र चित्रण जब आप करेंगे तो उनके बारे में थोड़ा हेडिंग डाल के उनकी विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, फिर अजय योद्धा भी थे ये, मतलब अजय थे एकदम, अजय योद्धा। ठीक है, उसके बाद में आपको हेडिंग डाला श्रेष्ठ शासक, महान त्यागी, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ। जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, जितना अच्छा आप कर सकते हैं इसमें कीजिए। ठीक है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका चरित्र चित्रण आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा खंड काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड का जो हमारा है ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे खंड खा की ओर। खंड खा आपका क्या है, हिंदी व्याकरण, यानी कि जो जिसमें आपके संस्कृत के गद्यांश रहते हैं। ठीक है, बस प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना है, थोड़ा लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद है आप लोग तरीका समझे कैसे हम लिखेंगे कॉपी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा खंड का कंप्लीट हो चुका है, 50 नंबर का पेपर। ठीक है, खंड खा देखते हैं। खंड खा में सबसे पहले रहेगा हिंदी संस्कृत का गद्यांश। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 8 का का। ठीक है, इसमें देखिए 2 रहेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना। जैसे ये दिया गया है महामना मालवीय चैप्टर से, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है यहाँ, ये हंसराज तदेव परिश्रम मध्य। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं। दोनों में से एक को आपको संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। तो हमें महामना मालवीय वाला पता है, तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, खंड खा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का का लिखेंगे। देखिए ऐसे खंड खा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का लिखेंगे। फिर हमें महामना विद्वान डॉट डॉट करके स्वभाव एवं शीत लिख देना है। देखिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने यही वाला किया है। फिर संदर्भ लिखेंगे अच्छे से। यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है या अवतरित है। ठीक है, फिर अनुवाद इसका लिख देंगे, हिंदी अनुवाद। बस हमारा 7 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है,
अब देखिए हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में हमने गद्यांश किया। इसमें क्या रहेगा, श्लोक रहेगा, यानी कि जो पद्यांश होता है ये भी 7 मार्क्स का रहेगा। देखिए नामे रोचते भद्रम अवलोकस्य विचेतनम, ठीक है, 2 आपको दिए जाएंगे, 1 आपको करना होगा। मैंने बताया था कि इसमें जो पद्यांश में आपका सुभाषित रत्नान चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला करते हैं, चलिए ये देखिए, परोक्ष कार्य लिखेंगे डॉट डॉट पयो मुखम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने ये वाला किया है परोक्ष कार्य अंतरम वाला, तो ऐसे लिख देंगे। ये आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, या तो पद्यांश लिखिए या तो श्लोक लिखिए, ठीक है। अनुवाद लिख देना, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से घरे बड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 को देखेंगे, ठीक है। 9 में क्या है, हिंदी व्याकरण स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर, यानी कि 4 आपको दिए गए हैं, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 का थर्ड हम करेंगे। देखिए इसमें से कौन सा आप कर रहे हैं, हम इसमें थर्ड कर रहे हैं, दाल में काला होना, ठीक है। तो ये थर्ड आपको लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का थर्ड, दाल में काला होना। इसका अर्थ लिखिए कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर से घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है, हो जाएगा सिंपल सा। ऐसे देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। जैसे देखिए तथापि का संधि विच्छेद कौन सा होगा, इसका हो जाएगा तथा धन अपि, मान लीजिए बी वाला सही है, तो ऐसे लिख देंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 का लिखेंगे। अब देखिए का में फर्स्ट का बी सही है, तथा धन अपि, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे दूसरा देखिए परमेश्वरा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला हमारा ये है। अभी 3 ऑप्शन और है, ठीक है, उनको भी देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन ये है परम धनेश्वरा, सी है परम धनीश्वरा, डी है परे धर्मेश्वरा। तो इसका सी सही है, तो हम ऐसे सी लिख देंगे, ठीक है। दूसरे का सी सही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। तीसरा देखिए गायिका का संधि विच्छेद गय धन का, सी वाला सही है, तो सी वाला ऐसे टिक कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। सी वाला इसमें भी सही है, तो ऐसे लिख देंगे, बस ये हमारा संधि विच्छेद वाला मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको तो लिखना होगा, मैंने लिख रखा है ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 पर आते हैं। 10 का खा, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 10 का खा आता है। अब खा में क्या है, विभक्ति और वचन दिए गए, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन क्या है। जैसे आत्मनः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखिए इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी बच्चे कहते हैं सर इसका ए वाला कैसे सही कर दिया, इसका डी भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में एक ही सही रहेगा। इसमें तो मिसप्रिंट हो गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। इसमें जो आपका ए बी डी दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे का देखिए नाम नान में कौन सी है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो ऐसे सेकंड का सी लिखेंगे और लिखेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हो गया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, शब्द युग्म। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 है शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है, वस्त्र और आदत। तो पहले तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का, ठीक है, क्योंकि ये का वाला है 11 का, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 11 का लिखेंगे और इसमें लिखेंगे वस्त्र और आदत, सी वाला सही है, तो ऐसे सी वाला लिख देंगे। अच्छा दूसरा अंबुज, इसमें कौन सा सही है, इसमें बी वाला सही है। जल और कमल, तो ऐसे बी कर देंगे, ठीक है। बस वही सेम प्रोसेस है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फर्स्ट का कौन सा सही है वो लिखना है, सेकंड का कौन सा सही है वो लिखना है, बस सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि इन चारों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, अनेकार्थी शब्द। जैसे हमें मान लीजिए अंबर का लिखना हो, तो अंबर के 2 अर्थ लिख देंगे। अंबर को हम 2 नामों से जानते हैं, आकाश के नाम से भी जानते हैं और वस्त्र के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये प्रश्नोत्तर नंबर 11 का गा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, यानी कि 11 का गा क्या है, देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे देखिए जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता हो। तो ऐसे फर्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा डालेंगे, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वाक्य संशोधन होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि 3 वाक्य आपको दिए जाएंगे, 4 वाक्य, 4 में से 2 को सही करके लिखना है, कर लेंगे सिंपल सा, 2 हम कर रहे हैं। देखिए
इसमें कौन कौन सा हम कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही लिखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा डालेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा, इसमें से फर्स्ट कर रहे हैं तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें गलती क्या है, देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो रहना चाहिए, ठीक है नहीं रहेगा तो यहां पर हम लिख देंगे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, सिंपल सा है। दूसरा देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, अब अनेकों तो रहेगा नहीं, कहीं भी आपको अनेकों दिखे गलत है, अनेक लिखना है, अनेकों लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अनेक जो है खुद में प्लूरल है, ठीक है। तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा वाक्य संशोधन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 पर आते हैं, ठीक है। 12 का, ठीक है, यह है रसछंद अलंकार आ गया। 12 का देखिए, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 मार्क्स का रहेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ऐसे लिखेंगे। अब जैसे हमें हास रस का लिखना है, दोनों में से एक ही करना होगा आपको। हास रस का लिखना तो ऐसे लिख देंगे, हास रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास रस कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख देंगे, उदाहरण देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा, को मुखेन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुपद बाहु, ठीक है, ऐसे लिख देना है, मतलब उदाहरण। बस हो गया, 2 मार्क्स क्लियर, 2 मार्क्स में और कुछ नहीं ज्यादा लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा ये अलंकार होगा, इसमें कैसे लिखना है हमें, देखिए तो अलंकार में आपका आया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण सहित लक्षण लिखिए, यानी कि श्लेष और श्लेष लिखिए या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का, ठीक है, लक्षण के साथ उदाहरण लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, तो श्लेष अलंकार सबसे पहले है, तो इसमें से जो आपको पता है वो कर सकते हैं। जैसे मुझे उत्प्रेक्षा अलंकार पता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 कक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। तो जहां उपमेय में उपमान का की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ठीक है, सिंपल सा है। तो ऐसे एग्जांपल लिख देंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे परिभाषा, उसके बाद हम एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है। तो 12 का खा हो गया। अब गा देखते हैं क्या, देखिए दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित, मतलब मात्रा भी आपको बताना है कैसे मात्राएं गिनते हैं। तो दोहा और सोरठा में से किसी एक का आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसको लिख रहा हूं, दोहा का लिख रहा हूं, तो ऐसे दोहा हेडिंग डाल दूंगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का गा लिखेंगे। दोहा अर्धसमात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत हुई, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें मात्राएं कैसे गिनते हैं, जैसे देखिए 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 एंड 2 13। तो फर्स्ट एंड थर्ड में जो होगा 13 मात्राएं होंगी, सेकंड और फोर्थ में जो होगा वो 11 मात्राएं होंगी। सिंपल से गिनकर आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 13, ठीक है, 13। अब ये आता है पत्र लेखन, यानी कि हम पत्र कैसे लिखें, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर पत्र कैसे लिखें। तो ये देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए, लिख सकते हैं, 6 मार्क्स का आएगा। ये नहीं पता है तो अथवा लगा है, 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, दोनों में से एक ही पर लिखना है। जैसे देखिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम चलिए लिखते हैं, शहर में फैली संक्रामक बीमारी यानी कि जिलाधिकारी के लिए आवेदन पत्र, ऐसे लिखेंगे एक हेडिंग। फिर लिखेंगे सेवा में, यानी कि जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिखिए और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी, क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, आवश्यक दवाइयों के अभाव से डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ित को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं कि जो आम आदमी के लिए बहुत से बाहर है, ठीक है। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट
करें, ठीक है, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य का लाभ उठा सके। फिर लिखना धन्यवाद सहित दिनांक आपको डालना नहीं है, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। भवदीय मदन गोपाल लिखा है, लेकिन इस पर आपको काखा गा कर देना है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल सा है, नाम नहीं लिखना है आपको यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक है, लास्ट हमारा होगा ये। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, 5 टॉपिक्स। जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है आपको पता है, उसी टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है। जैसे मान लीजिए हमें पता है आतंकवाद पर निबंध, जो सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी समस्या है, आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो देखिए आतंकवाद समस्या और समाधान ऐसे हेडिंग डालेंगे। तो जब भी आप निबंध लिखे, मैंने बताया कि प्रस्तावना आपको हेडिंग जरूर डालना है स्टार्टिंग में कि आखिर है क्या आतंकवाद। तो देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बनता जा रहा है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करने के कुछ असामाजिक तत्व अपने नीचे स्वभाव स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियों में ही आतंकवाद का आधार है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख देना है आतंकवाद पर निबंध, ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको ऐसे लिखना है। आगे देखिए हेडिंग और भी इसमें रहेंगे, जैसे देखिए ऐसे आपको हेडिंग डालना है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, पहले प्रस्तावना लिखिए, फिर आपको हेडिंग 1-2 और डालना है, क्योंकि हेडिंग मेन होता है आपके निबंध में। हेडिंग जितना अच्छे से रहेगा उतना ही नंबर आने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमने नेक्स्ट डाल दिया आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद है क्या, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है, ठीक है। देखिए लिखा है, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब लिख देना है 1-2 डायलॉग भी, ताकि नंबर पूरे आपको मिले, ठीक है। 2 हेडिंग्स हो गए, हेडिंग मेन डालना है, 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, मतलब इस सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये आतंकवाद फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद में देखिए आप नोट कर लीजिएगा, भारत में आतंकवाद, हमारे इंडिया में जो आतंकवाद है वो किस प्रकार से है, इसको लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हेडिंग मतलब 6 to 7 हेडिंग आपको डालना है। फिर लिखेंगे जिम्मेदार कौन, आखिर आतंकवाद का जिम्मेदार कौन है, पढ़ लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा आतंकवाद के विविध रूप, कई प्रकार के रूप हैं आतंकवाद के, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक। मतलब ऐसे हेडिंग डालते हुए आपको चलना है। यहाँ पर देखिए विस्तार से बताना है आतंकवाद का समाधान कैसे करें, और एटलीस्ट हमें एक हेडिंग डालना होगा उपसंहार, ठीक है। मतलब इसमें कई हेडिंग्स हमें डालने होंगे, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो इसमें हेडिंग कई डालने होते हैं, जिस प्रकार से बताया गया है कि सबसे पहले प्रस्तावना, एटलीस्ट हमें डालना है उपसंहार, बीच में आपको 2-3-4 हेडिंग तो डालने ही होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 हेडिंग डालने से निबंध आपका होगा नहीं। 9 मार्क्स का आता है, तो आपको पूरा इसमें लिखना होगा। यहाँ पर जाकर हमारा जो निबंध है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर था। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया कि कॉपी आपको बोर्ड में लिखना कैसे है जाकर, ठीक है। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, 12th में है, हाई स्कूल में आपका प्रमोशन हो गया था, एग्जाम तो दिया नहीं था आपने, बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे आपको जाकर लिख देना जैसा मैंने इस वीडियो में बताया। इस प्रकार से लिखेंगे तो 100 में 95 प्लस आप हिंदी में भी लेकर आएंगे, लेकिन तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।